जय दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर में आप लोगों के बीच में अपनी उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। उसका पहला ही क्वेश्चन है चर्चा में अभी आपका हाल ही में चर्चा में क्या रहा है, कौन सा रेलवे स्टेशन 100% विद्युतीकरण किया गया है जो चर्चा में रहा है। ठीक है भाई, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन सा रेलवे स्टेशन जो 100% विद्युतीकरण हुआ जिसका वो चर्चा में है। सबसे पहले बात करेंगे कौन से रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा, ये चर्चा में गया। तो कौन सा रेलवे जिसका 100% विद्युतीकरण किया जाएगा, जिससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण में क्या जो डीजल वगैरह से जो आपकी ट्रेनें चलती है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा, दूसरी पैसे की बचत होगी। वो सारी बात आप यहाँ पर करने वाले। तो चलिए, कौन सा रेलवे स्टेशन है आपका, कौन सा रेलवे है? कोंकण रेलवे को किसको भाई, कोंकण रेलवे को किया जाएगा। ध्यान रखेंगे अपने पूरे इसका जो मार्ग है 741 किलोमीटर, कोंकण रेलवे का कितना भाई 741 जो किलोमीटर मार्ग है। इस पूरे मार्ग को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। पूरे मार्ग को क्या किया गया, इलेक्ट्रिक मार्ग के रूप में कह सकते हैं, विद्युतीकरण किया गया। यानी कि अभी इस मार्ग पर जो ट्रेन चलेंगी किससे चलेंगी, आपकी बिजली से चलने वाली है। तो कोंकण रेलवे की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 741 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है? रोहा महाराष्ट्र से लेकर के महाराष्ट्र से ठोकुर कहाँ है आपका, तो ये कर्नाटक में है। रोहा कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, ठोकुर कहाँ आपका, कर्नाटक के मध्य में है। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, क्या इससे देखो 150 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी भाई। एक तो कितने रुपए की हुई, 150 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत होगी इसके विद्युतीकरण होने से। ये भी शानदार आपका रहने वाला है। दूसरा, प्रदूषण की मैं बात कर चुका हूं। 2023 तक अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क के 100%, देखिए दिसंबर 2023 तक जो ब्रॉडगेज यानी कि जो बड़ी लाइन है, ब्रॉडगेज की बात कर रहा है। ब्रॉडगेज जो आपका ब्रॉडगेज जो नेटवर्क है रेलवे का, उसके 100% इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है कि 100% 2023 तक कर दिया जाएगा क्या, विद्युतीकरण पूरे ब्रॉडगेज का। तो इससे कितना रुपए बचेगा आप लगा सकते हैं। 700 किलोमीटर, 700 से लगभग 150 करोड़ रुपए बच रहा है। तो देख सकते हैं भैया, कोंकण रेलवे लाइन कहां से गुजरती है भाई, पश्चिम गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से होकर गुजरती है। कोंकण की बात करें, कोंकण जो रेलवे लाइन है, कोंकण रेलवे लाइन कहां से गुजरती है आपकी, तो ये महाराष्ट्र हो गया भाई, महाराष्ट्र, गोवा और कहां जाती है आपकी, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक कोंकण रेलवे स्टेशन आपका, कोंकण रेलवे जो लाइन आपकी यहाँ से गुजरती है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन है। ओके, विद्युतीकरण परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी, तो 2015 में इस विद्युतीकरण जो था उसकी आधारशिला कब रखी गई, तो 2015 में ये आधारशिला रखी गई। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चलिए उद्देश्य क्या रहेगा इसका, भारतीय रेलवे मिशन 100% का। तो कह सकते हैं एक तो पैसा बचाना, आपके बीच में सामने देखिए चर्चा में रहा आपका। अगर मैं बात करूं रेलवे की तो चर्चा में रहा है आपका विद्युतीकरण रेलवे। कोंकण रेलवे लाइन जो 741 किलोमीटर है, इसे क्या किया गया अभी, इसका पूरे का विद्युतीकरण किया गया, जिससे 741 किलोमीटर का रेलवे लाइन का जो विद्युतीकरण होने से क्या हुआ 100%, इससे 150 करोड़ रुपए की जो ईंधन की बचत होगी। दूसरी ये कहाँ से ऊपर गुजरती है आपकी, तो रोहा से लेकर के ठोकर तक गुजरती है भाई। यहाँ पर हम हल्की सी बात करते हैं, 150 करोड़ ईंधन बचेगा। दिसंबर 2023 ब्रॉडगेज रेलवे का ये कह सकते हैं हम
कि रेलवे का क्या उद्देश्य है, रेलवे का जो टारगेट है वो ये है भाई, ठीक है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है। 2015 इसकी नई विद्युतीकरण योजना, जो ये विद्युतीकरण योजना परियोजना थी, इसकी आधारशिला कब रख दी गई थी? 2015 में। रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो भारत के अंदर पहले आधिकारिक रूप से तो आपकी कब मुंबई से लेकर के, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कब भाई? ठाणे के बीच में 1853 में पहली रेलवे आपकी चली थी यहाँ पर, ठीक है। रेलवे की अगर बात करूँ तो अंग्रेजों की देन है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने ऐसे ही राजी खुशी हमें रेलवे नहीं दे दी थी। हुआ क्या था ब्रिटेन के अंदर, एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बता के जा रहा हूँ आप लोगों को मैं करंट के साथ है। एक ब्रिटेन के अंदर क्या था, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उन्होंने उपनिवेशवाद बताते कि ब्रिटेन का जो राज्य था उसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। उन्होंने इतना पैसा कमाया उपनिवेशों से कि उस पैसे को लगाई था, उनकी भूख शांत नहीं हुई, पैसे को पैसे से कमाने के लिए उन्होंने तो और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने इसका इन्वेस्टमेंट किया था। और यहाँ पर गारंटी दी गई थी कि आपको हम इतना सारा इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो हम इतने प्रतिशत आपको रिटर्न देंगे। तो उन्होंने अपने भले के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए यहाँ इन्होंने रेलवे की क्या किया गया था, रेलवे का यहाँ पर कह सकते हैं लाइन का बिछाने का काम किया गया था। और आज अगर मैं बात करूँ तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है ये, सरकारी कह सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है? मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है? ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है। देश की जो पहली मेट्रो है, पहली मेट्रो कहाँ चली गई? दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देश के मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है और मेट्रो किसके सहयोग से चल रही है? दूसरी बात करें सिविल जो आपकी प्राइवेट मेट्रो की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर पहले चली थी, भी ध्यान रखेंगे। और वैसे मेट्रो की बात करें तो कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। सिर्फ मेट्रोमैन का नाम बता दो, आगे हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए रेलवे का बहुत ही शानदार कह सकते हैं काम अभी भारत के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि चर्चा का विषय अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2009 किया गया है। कैच द रेन कैंपेन, सबसे पहले क्वेश्चन सीधा ये है, कैच द रेन कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन 2022 का संबंध किससे है? सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं, कैच द रेन कैंपेन 2022 का संबंध किससे है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जल शक्ति अभियान, ये आपका अभियान किस प्रकार का अभियान है? तो जल शक्ति अभियान, गर्मी आ रही है भाई, गर्मी आ रही है, जल ही जीवन है, आप लोगों को पता है। जल को लेकर के बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं आपकी लागू हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए जल शक्ति की बात करते हैं। जल शक्ति अभियान है भाई आपका, ये अभियान किस प्रकार का अभियान है? कैच द रेन कैंपेन आपका किस प्रकार का अभियान है? तो जल शक्ति अभियान है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर हम करते हैं, इसकी शुरुआत 29 मार्च 2022 को मणिपुर के मुख्यमंत्री, कहां पर भाई? 29 मार्च 2022 को जल शक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया। कहां से किया गया? तो मणिपुर के जो सीएम हैं, मणिपुर के सीएम साहब के द्वारा किया गया है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। तो मणिपुर के जो सीएम हैं बीरेन सिंह हैं, बीरेन सिंह द्वारा, किसके द्वारा? एन बीरेन सिंह के द्वारा ये इसका प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखेंगे। देखिए जल शक्ति की बात करते हैं, 29 मार्च 2022 मणिपुर, एन बीरेन सिंह जो सीएम है कहाँ के? मणिपुर के, इनके द्वारा इसका किया गया। उद्देश्य करें तो जल तनावग्रस्त जिलों और ब्लॉक में जल संरक्षण के उपायों को तेज करना, यानी कि सीधी सी बात करें तो जल संरक्षण, जो संरक्षण है, जल संरक्षण यानी कि जल को बचाने के लिए या जहां पर जल की कमी है, जल रक्षण के उपायों को तेज करना, जल रक्षण के जो उपाय हैं उपायों को तेज करना, या ये कह सकते हैं कि जल को लोगों तक पहुंचाने के लिए जहां पर जो लोगों को दिक्कत है, तो ये एक आपका ऑपरेशन कैच द रेन कैंपेन का यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको अभियान को नोडल विभाग कह सकते हो। अभियान किसके तहत किया जाएगा? तो जल शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सबसे पहले तो राज्य के जिलों में क्या होगा? जल शक्ति केंद्र स्थापित होंगे भाई, केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ओके, यह अभियान 23 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा भाई। ये भी ध्यान, जिसमें झरने हो गए आपके। देखिए एक किस्म से हम कह सकते हैं जब कैच द रेन, जो इसमें क्या होगा?
झरने हैं, नदियां हैं, जो बरसात का पानी है, सारे के सारे प्रकार के पानी को चिन्हित किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। मतलब एक किस्म से पानी को वेस्टेज से बचाना इसका उद्देश्य रहेगा, ताकि लोग इसका यूज कर सकते हो। यह अभियान कब तक चलेगा भैया आपका? स्प्रिंग स्प्रेड्स का इसमें 30 नवंबर 2022 तक आपका ये चलने वाला है। 30 नवंबर 2022 तक आपका ये चलने वाला है। अभियान की थीम क्या है? कैच द रेन। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस कैच द रेन की थीम क्या है भाई? थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम क्या है? तो ये है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। Catch the rain where it falls. When it falls. ये थीम है भाई। और मणिपुर राज्य में जहां जहां जिन जिलों में पानी की कमी है, वहां पर आपका ये अभियान चलाया गया है। जहां पर पानी गिर रहा है, पानी का जो जल स्तर वो गिर रहा है, पानी को वेस्टेज से बताया जाएगा, लोगों तक इसको उपलब्ध कराया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा पानी को लेकर के। और ये कैच द रेन अभियान आपका कहाँ पर? मणिपुर के अंदर चलाया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये भी आपका शेंगेन क्षेत्र का, चलो एक बार रफ कर देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जाली जिन्होंने भाई गर्मी है शुरू हो गई, और इस बार में भी शायद ऐसा लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी गर्मी तुम्हारी भाई। तो थोड़ा सा जल को बचा करके यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, जितना हो जाए उतना बचाएंगे भी। चलिए भाई, शेंगेन क्षेत्र क्या है? ये भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ। शेंगेन क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 3 भाई। शेंगेन क्षेत्र क्या है जो चर्चा का भी? शेंगेन क्षेत्र क्या है जो चर्चा में? देखिए, ये यूरोपीय देशों का एक क्षेत्र है। यहाँ पर चलो पहले एक बार बता दो, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए है क्या है आपका ये शेंगेन क्षेत्र, जिसमें 26 यूरोपीय देश शामिल हुए। इसके अंदर क्या है? ऐसा क्षेत्र है जिसमें 26 यूरोपीय देश क्या शामिल हुए। इसके अंदर 26 यूरोपीय देश शामिल है। अपनी अपनी सीमाओं पर पासपोर्ट और सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया। 26 देशों ने क्या किया है? पासपोर्ट और सीमा नियंत्रण को समाप्त किया है। क्या हो जाएगा भाई आपका ये? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए आपका एक ऐसा क्षेत्र है जो क्या कर रहा है? शेंगेन क्षेत्र क्या है? तो चर्चा में ऐसा 26 देशों का एक क्षेत्र है जिसके अंदर क्या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। साथ ही हम ये कह सकते हैं
पासपोर्ट के अलावा जैसे और भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, इन्होंने अपनी सीमाओं को खोल दिया। जैसे अब हम किसी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी, भाई पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब आगे ये पासपोर्ट की जरूरतें नहीं पड़ने वाली है। इस क्षेत्र में कितने देश शामिल, यानी कि 26 देशों ने अपने इस पासपोर्ट सीमा को, पासपोर्ट और जो अपनी सीमा उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, पासपोर्ट आवश्यक था। अगर कोई एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है तो पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती है। अब इन 26 देशों ने इस चीज को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसका नाम 1985 में शेंगेन समझौता पर रखा गया था। इसका नाम कब समझौता कब हुआ था इसका, तो 1985 में जो शेंगेन समझौता हुआ था, शेंगेन समझौते के नाम पर, समझौते के नाम पर इसका नाम रखा गया। किसके नाम पर भी, शेंगेन समझौते के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। जिस पर शेंगेन लग्जमबर्ग हस्ताक्षर हुए थे, जहां पर किसका हुआ था भाई, शेंगेन आपका लग्जमबर्ग में हस्ताक्षर के, शेंगेन का नाम आपका लग्जमबर्ग, शेंगेन लग्जमबर्ग में सिग्नेचर हुए थे। क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा एक क्षेत्र एकीकृत वीजा नीति के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए खोल दिया गया था। मैं बता चुका हूँ, यूरोपीय संघ के 27 देश। अच्छा आप ओके, अभी यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ, यूरोपियन जो संघ है, आपको पता है ये आपका क्या है, एक राजनीतिक और व्यापारिक समझौता यूरोपीय देशों का, यूरोपीय देशों का क्या है ये आपका, यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और क्या आपका साथ में राजनीतिक और आर्थिक समझौता है। क्या है, आर्थिक समझौता है, यूरोपीय देशों का राजनीतिक और आर्थिक समझौता है। इसके कितने देश शामिल हैं, वैसे बात करें इसमें कितने 27 देश हैं, पहले कितने थे भाई, 28 थे। इसके 22 देश जो शामिल हैं, 22 देश इस शेंगेन समझौते में, शेंगेन जो समझौता है, समझौते में शामिल है। कितने देश शामिल है इसके अंदर, तो आपके 22 देश शेंगेन समझौते के अंदर शामिल है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं। इसके अंदर यूरोपीय संघ के कितने नागरिक शामिल कर दिए गए हैं, तो 400 जो नागरिक हैं, 400 नागरिक इसके अंदर शामिल हैं यूरोप के। कितने, 400 नागरिक इसके अंदर, 400 मिलियन जो नागरिक हैं वो इसके शामिल हैं इसके अंदर। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए यूरोपियन संघ की बात होगी आपकी। ठीक है, साथ में थोड़ा सा बात करते हैं इन्हीं से जुड़ा हुआ आपका नाटो, ये भी यूरोपीय देशों का, यूरोपीय जो देश हैं उनका सैन्य आप कह सकते हैं सैन्य समझौता है। और जो आज यूक्रेन और रूस के अंदर जो वार देख रहे हैं, इसी की देर कह सकते हैं, इसी को लेकर के, इसी की सदस्यता को लेकर के ये आपका वार हो रहा है। चलिए शेंगेन क्षेत्र चर्चा में क्यों बात करते हैं, ये 26 देशों का एक वही समूह है। इस 26 देशों ने पासपोर्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, सीमाओं को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर ना पासपोर्ट की जरूरत पड़ी ना। 1985 में शेंगेन समझौता हुआ था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया शेंगेन। यहाँ पर लग्जमबर्ग के अंदर ये था भाई हस्ताक्षर हुए थे। यूरोपियन संघ आपको पता है, जैसे कि यूरोपियन देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक जो एक संगठन है, उस संगठन में 28 देश पहले थे, अब 27 है। इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो इसकी मुद्रा अभी किसकी, यूरोपियन देशों की मुद्रा क्या यूरो मुद्रा है। इसके भी 22 देश इस संगठन के अंदर शामिल है। 400 मिलियन जो नागरिक है वो इसके अंदर शामिल हैं। साथ ही नाटो की बात करें तो नाटो भी यूरोप का एक सैन्य संगठन में समझौता जिसके अंदर 30 देश शामिल है। नाटो के अंदर अगर हम बात करें तो देशों की संख्या कितनी है भाई आपकी, 30 देश इसके अंदर शामिल है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, शेंगेन क्षेत्र होगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता 2022 में। चलिए अगली बात करते हैं। DSLS में चर्चा में रहा भाई, ये चर्चा में क्यों रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे DSLSA चर्चा में रहा भाई, चर्चा में है क्यों भाई, DSLS चर्चा में है क्यों, महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया इसने। क्या किया भाई इसने, महिला, सबसे पहले तो ये है क्या भाई, ठीक है, ये है क्या, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली स्टेट, इसको बोलेंगे हम पहले तो दिल्ली, ठीक है, आपका दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्या हो जाएगा आपका ये अथॉरिटी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये भी इसने क्या किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से
इसने अभी हाल ही में चर्चा में किया आपका दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को हिंदी में कह सकते हैं हम दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण हम इसको कह सकते हैं। इसने अभी हाल ही में क्या किया है, इसने भी अभी चर्चा में रहा है, इसने क्या किया है, इसने अभी दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनके लिए कानूनी सहायता के लिए एक ऑफिस कह सकते हो आप, यहाँ पर फ्री में कानूनी लीगल सहायता दी जाएगी। वो किसके सहयोग से, तो एनसीडब्ल्यू के सहयोग से ये हो जाएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के सहयोग से, किसके सहयोग से, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के सहयोग से इन्होंने एक क्या क्या ऑफिस तैयार किया है कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, कानूनी सहायता क्लिनिक, कानूनी महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, किसके लिए हुई, आपका महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक, महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक आरंभ किया भी। क्या किया है, महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक इन्होंने आरंभ किया। ये शानदार क्वेश्चन आपका देखिए, DSLSA की बात करें, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में किसके साथ, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ मिलकर के महिला कानूनी सहायता क्लिनिक खोला, यानी कि अभी फ्री में एडवाइजरी दी जाएगी भी, ठीक है। इसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को हल करने के लिए एकल खिड़की, यानी कि जो महिलाओं द्वारा, उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य महिलाओं द्वारा जो क्या की गई, जो शिकायतें हैं, महिलाओं की जो शिकायतों को एक खिड़की पर या एक विंडो पर क्या कर सकते हैं, एक विंडो पर उनकी शिकायतों को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है इसका, तो महिलाओं द्वारा जो की गई हैं शिकायतें, उन शिकायतों को, सभी प्रकार की शिकायतों को एक ही जगह पर क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। कानूनी सहायता, दूसरा कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाना, महिलाओं के लिए जो कानूनी सहायताएं हैं, कानूनी सहायताओं को और अधिक क्या बनाना, सुलभ बनाना कह सकते हो, आसान बनाना, ये सारी की सारी इनकी क्या है, इसका क्या है, उद्देश्य के अंदर ही शामिल है। या महिलाओं को अगर मैं बात करूँ सीधी, तो महिलाओं के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि महिलाएं कोई परेशान ना हो, अगर उन्हें किसी लीगल सहायता की आवश्यकता है तो वो प्रोवाइड करा रहा है आपका लीगल, जो आपका कह सकते हैं कौन आपका, तो महिला कानूनी क्लिनिक, ठीक है भाई, जो किया दिल्ली सरकार ने शुरू किया। पहल कब की गई इसकी, स्टार्ट कब हुआ, आरंभ की अगर बात करते हैं शानदार क्वेश्चन, तो 29 मार्च को गई, 29 मार्च 2022 को इसको क्या किया गया, आरंभ किया गया, ध्यान रखिए, ठीक है। साथ ही जो NCW की अध्यक्ष कौन है, तो रेखा वर्मा साहब, रेखा वर्मा क्या इसकी अध्यक्ष है, देखेंगे आप लोग इसको भी एक बार चेक करेंगे। मुफ्त कानूनी सहायता, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, ये जो सारी चीजें, तो मुफ्त कानूनी सहायता कह सकते हो, मुफ्त महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये था आपका महिलाओं को लेकर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, भी शानदार क्वेश्चन था, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार रफ करूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में 2 राज्यों का सीमा विवाद था जिनका निपटारा हुआ है जो चर्चा में। कौन कौन से राज्यों में सीमा विवाद पर समझौता हुआ? किस किस राज्य में? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका किन दो राज्यों में सीमा विवाद पर समझौता हुआ है? सबसे पहले बात करें समझौते, किन 2 राज्यों पर समझौता हुआ है? तो सीमा को लेकर एक विवाद किस किस में था पहले तो ये जानना जरूरी है। तो असम और मेघालय, असम और मेघालय में क्या था? मेघालय में विवाद था भाई, आपका विवाद था किसको लेकर के? सीमा विवाद था। ठीक है, अब इस विवाद को निपटारा कर दिया गया। किसके द्वारा करवाया गया भाई? अमित शाह द्वारा, कह सकते हैं द्वारा, गृह मंत्री हैं भाई आपके, गृह मंत्रालय है इनके पास, गृह मंत्री है। इन्होंने क्या किया? इस विवाद को मिटवा दिया। इन्होंने क्या किया? जो सीमा विवाद था इसका समझौता, सीधा सा पूछेगा असम और मेघालय का समझौता किसके द्वारा कराया गया? तो हमारे ये अमित शाह साहब के गृह मंत्री थे, इन्होंने दोनों सीएमओ को बुला करके समझौता करवा दिया। दोनों सीएमओ के क्या हो चुके हैं अभी तक? सिग्नेचर करवा दी इन्होंने इस विवाद को लेकर के। कब हुआ अभी इसके बीच समझौता? तो ये अभी आपका 29 मार्च 2022 को ये समझौते पर क्या हुए? हस्ताक्षर हुए। ध्यान रखिए इसके अंदर क्या था? जो आपका भी मेघालय को क्या दे दिया गया? मेघालय को 18.33 वर्ग जो किलोमीटर एरिया है उसकी बात हो रही है, और असम को 36.790 वर्ग जो किलोमीटर एरिया है उसको लेकर के था। और इसमें लाभ हुआ है असम को किलोमीटर में से कितना? 18.46 वर्ग किलोमीटर का लाभ हुआ है। 18 इसमें से कितना भाई? 18.46 वर्ग किलोमीटर का लाभ हुआ। दोनों राज्यों के बीच मतभेद 12 से 6 क्षेत्रों में समाधान किया गया है। तो जो कितने 6 क्षेत्र थे, इन 6 क्षेत्रों में समाधान इनका किया गया। अमित शाह द्वारा ये करवा दिया गया है। ठीक है भाई, मौजूद थे हमारे जो गृह मंत्री साहब थे, मौजूद थे। चलिए असम की बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए असम आपका फेमस है चर्चा में। असम की राजधानी क्या है तो आपको मालूम है। असम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक नदी है जो बाढ़ लेकर के आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर। बाढ़ की बात करते हैं तो असम की तो कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो असम के अंदर क्या लेकर के आती है? असम के अंदर बाढ़ लेकर के आती है, ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करें काजीरंगा जो आपका क्या है? काजीरंगा आपका जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ क्वेश्चन है तुम्हारा ये कि गैंडों के लिए, गैंडे को बचाने के लिए किसके द्वारा काम किया गया, जो कि अभी चर्चा में था। गैंडों की प्रजाति को बचाने के लिए किसके द्वारा काम किया गया? ये आपका चर्चा में था। दूसरी बात करते हैं कि असम अकॉर्ड सुना होगा आपने, असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड का संबंध किस प्रधानमंत्री से? तो राजीव जो गांधी थे, इन्होंने असम अकॉर्ड लागू किया था। असम में मूल नागरिक, असम के मूल जो नागरिक हैं उनकी पहचान करने के लिए आपको पता 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो बांग्लादेश के विस्थापित लोग यहाँ पर असम के अंदर आ गए थे। उन्होंने जब यहाँ पर रहना शुरू किया तो असम के लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया था और राजीव गांधी ने फिर असम अकॉर्ड की स्थापना करी थी, जो कि आज भी चर्चा का विषय रहता है, जिसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट को भी इसके साथ कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका चर्चा में रहा है, ये आपका नौसेना ने P-8I जो विमानों को अभी किसको, नौसेना चर्चा में किसको कमीशन किया है? नौसेना ने अभी हाल ही में किस या किन विमानों को शामिल किया, या कह सकते हैं शामिल किया या कमीशन किया, या भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल किया। ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो INS हंस एक समारोह हुआ अभी, INS हंसा गोवा में आयोजित एक समारोह है। सबसे पहले तो INS हंसा भी चर्चा में अभी, ये आपका क्या है? एक समारोह है, नेवी का, कह सकते हैं नेवी का समारोह है। कहां पर हुआ है? आपका भी गोवा में हुआ है।
कहाँ हुआ, गोवा में। और इस समारोह में भी, इस समारोह में क्या हुआ, इस समारोह में आपका दूसरे P8, दूसरा जो आपका क्या है, दूसरे P8I को क्या किया गया, कमीशन किया गया है, कमीशन किया गया या भारत के अंदर शामिल किया गया है। कोडर्स INS को खिताब दिया गया है, शामिल किया गया है। और आपका कोडोर्स INAS 316 को कोडर्स खिताब दिया गया। INS 316 को खिताब की अगर बात करें तो कौन सा आपका कोडर्स खिताब से नवाजा गया है। दो काम हुए भी, एक कमीशन किया गया समारोह में, एक को खिताब दिया गया है। और सब दुनिया के सबसे उड़ने वाले पक्षी में से एक है, आपको बता दूं ये कोडर्स क्या है, ये पक्षी है, इसे पक्षी है और ये उड़ने वाला पक्षी है भाई, उड़ने वाला, दुनिया में उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। और इसके पास एक विशाल पंख होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, जो बड़े पंख होते हैं इस पक्षी के पास भाई, बड़े पंखों वाला, बड़े पंखों वाला उड़ने वाला पक्षी होता, बड़े पंखों वाला उड़ने वाला पक्षी होता कोडर्स। और INS 316 को क्या, इसको ये खिताब दिया, P8I को क्या किया गया है, नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। ध्यान देखिए, फिर सुनेंगे एक बार। चर्चा में रहा आपका, तो नेवी चर्चा में किसको किया, देखिए INS हंसा एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम कहाँ पर हुआ, आपका गोवा के अंदर हुआ। इसने नेवी का समारोह था, गोवा में हुआ था। इस समारोह में क्या हुआ, P81 को शामिल किया गया। और जो आपका INS 316 को क्या, कोडर्स का खिताब दिया गया गोवा में आयोजित समारोह में, INS हंसा। ठीक है भाई, चलिए। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, चलिए। बोइंग P8 विमान का संचालन INS द्वारा किया जाएगा। इसका जो संचालन है कौन करेगा, INS द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। INAS कह सकते हो, INAS के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ये भी आपका चर्चा में रहा है भाई। शानदार क्वेश्चन आपका। इससे जुड़े 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के देखिए। अभी बलसूरा चर्चा में था आपका भाई, नेवी का क्या था, नेवी का बलसूरा आपका चर्चा में था। क्यों था, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया गया था, फ्लैग दिया गया था या निशान दिया गया था, राष्ट्रपति द्वारा निशान दिया गया था। ठीक है, एक प्रेसिडेंट फ्लीट, राष्ट्रपति फ्लीट पर गए थे। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, राष्ट्रपति क्या था, राष्ट्रपति फ्लीट कहाँ पर, तो ये कहाँ पर भी राष्ट्रपति फ्लीट या कह सकते एक किस्म से निरीक्षण के लिए गए थे, क्योंकि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल में एक बार तीनों सेनाओं पे जरूर बोलना होता है, इसलिए राष्ट्रपति फ्लीट पर गए थे। कहाँ पर गए थे, विशाखापट्टनम में गए, विशाखापट्टनम में गए थे। और विशाखापट्टनम दूसरी बार फ्लीट के लिए मेजबानी करने वाला, यानी कि दोबारा से इसने मेजबानी करी थी। इसने क्या किया था, दोबारा से मेजबानी करी थी, किसकी भी, फ्लीट की, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट फ्लीट की इसने दोबारा से मेजबानी करी थी। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये भी बन जाएगा। रामनाथ कोविंद साहब गए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा में एक बार रफ करना पड़ेगा, अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। AICTE में चर्चा में, AICTE में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर है। 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर है। AICTE में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर, ये चर्चा में ये है क्या, इसके ऊपर यहाँ पर बात। सबसे पहले बात करें, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अखिल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निक एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से अवसर दिए। ये आपका क्या है, ऑल इंडिया, सबसे पहले तो ये लिखेंगे आप लोग, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इंटर्नशिप आपका क्या एक पोर्टल है। सबसे पहले तो बात करें ये पोर्टल के माध्यम से क्या किया इन्होंने 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर शुरू कर दिए। 1 लाख से अधिक लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। छात्रों के रोजगार कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से, छात्रों का क्या बढ़ाने के लिए, छात्रों का रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए 1 लाख अवसर किसके द्वारा किए गए हैं, तो महेंद्र सिंह प्रधान भाई। कौन है महेंद्र सिंह, या सॉरी धर्मेंद्र सिंह प्रधान, धर्मेंद्र सिंह प्रधान। ये कौन, आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन, आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा एक पोर्टल जारी किया। उस पोर्टल पर 1 लाख अवसर दिए गए हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल जो आपका एजुकेशन है, इसमें 1 लाख उद्देश्य क्या दिया गया है यहाँ पर, तो छात्र रोजगार कौशल। तो उद्देश्य की बात मैं करूँ तो उद्देश्य आपके सामने है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा पढ़ने वाले तकनीकी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए इंटर्नशिप के अवसरों में भाग ले सकेंगे। जो यूजीसी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा कर रहे हैं, वो छात्र पढ़ाई के साथ साथ इस अवसर में भाग ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें उद्देश्य बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, एआईसीटी की ले लेते हैं, एक वैधानिक निकाय है आपका। एआईसीटी की थोड़ी सी बात करते हैं। एआईसीटी जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये वैधानिक निकाय किस प्रकार का आपका वैधानिक निकाय है। ध्यान रखेंगे पहली बात, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा तकनीकी शिक्षा परिषद है आपका क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा परिषद, अभी राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा परिषद है आपका क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा परिषद है। और उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आती है आपका क्या, उच्च जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के दायरे में आती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 1987 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना 1945 के अंदर की गई थी। हाँ, एक ध्यान है, मैं एक बार एक वे के अंदर मैंने क्लास देखी थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सी क्लास थी, जिसमें मैंने शायद यूएनओ का जिक्र किया था और गलती से मेरे मुंह से 24 अक्टूबर 1944 निकल गया था। भाई 24 अक्टूबर 1944 नहीं है वो, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे, बाद में मैं उसमें अमेंड कर नहीं पाया। ठीक है, वे में निकल की बात, माफी चाहूंगा अभी। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेंगे। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 याद रखेंगे। ठीक है, ओके। इसकी बात करें, इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1987 में इसे क्या दिया गया, वैधानिक दर्जा, यानी कि संविधान में इसका जिक्र किया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हमने बात करी थोड़ी सी एआईसीटी चर्चा में, क्यों चर्चा में है, क्योंकि इससे 1 लाख से ज्यादा अधिक लोग इंटर्नशिप यहाँ पर अवसर दिए गए। किसके द्वारा, जो धर्मेंद्र सिंह है इन्होंने दिया। ये आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भाई। छात्र रोजगार कौशल को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य आपका ये पोर्टल है। साथ ही बात करें पोर्टल पर दिए हुई, साथ ही बात करें जो आपका ये वैधानिक जो निकाय है, राष्ट्रीय जो शिक्षा परिषद है आपकी, ये उच्च शिक्षा के अधीन आता है। स्थापना की बात करें तो 1945 1982 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। ये सारा आपका क्वेश्चन था। चलिए भाई दोस्तों, आज की जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से आज देखिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि आज पहला नवरात्रा है और दुर्गी माँ से मैं दुआ करूँ कि अगले नवरात्रों तक आप सारे के सारे जो बच्चे अपना जिनका टारगेट जॉब लगने का, भगवान करे उन्हें अच्छी जॉब मिले, जिस जॉब को वो प्रेफर कर रहे हैं, जिस जॉब को वो चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेहनत जरूरी है और मेहनत करेंगे भी। बेस्ट विशेज है उज्जवल परिवार की तरफ से। आप लोग उज्जवल परिवार का हिस्सा हैं और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाई नवरात्रों की मेरी तरफ से। ठीक है, आज पहला नवरात्रा है और फिर वही बात है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे दुर्गे माँ। ठीक है, चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों को पता एक ही रहती है कि क्लास को शेयर कर रहे हैं, अगर कर सकते हैं, कहीं आपके अंगूठे में चोट नहीं है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।